एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आना चाहिए, ठीक है, कंपलसरी आना चाहिए। तो ऑर्डर 21 ये करता है पेमेंट अंडर डिक्री की बात करता है। दूसरा ये बोलता है कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, पहले जो भी डिक्री होती है उसके लिए पेमेंट करोगे आप, उसके बाद में कोर्ट अगर आप पैसे नहीं भरते हो तो कोर्ट क्या करेगी, एग्जीक्यूटिंग करवाएगी, वो डिक्री की एग्जीक्यूशन कराएगी, ठीक है। उसके बाद हाँ तान्या क्या बोलना चाहते हो? लॉ डिस्कशन ग्रुप में भेजू? ओके एक ही मिनट, मैंने लीगल हेल्प ग्रुप में भेजा हुआ है ऑलरेडी। भेजा, ठीक है। चलिए, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, रूल नंबर 10 से लेके आप 23 तक पढ़ोगे। इसको ये प्रोसेस को कैसे अप्लाई किया जाएगा 24 और 25 रूल में दिया गया है। एग्जीक्यूशन स्टे लगाने के लिए कि रुका दो ऑर्डर्स को, क्योंकि हम पैसा भरने के लिए तैयार है, जिसको आप रूल नंबर 26 से लेके 29 तक पढ़ोगे। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन पढ़ोगे 30 से लेके 36 तक। अरेस्ट और डिटेंशन की बात पढ़ोगे 37 से लेके 40 तक। उसके बाद आपकी अगर आप अरेस्ट होते हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, है ना। अगर प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे तो कब, 41 से लेके 57 में। आपका जो भी क्लेम है उसका ऑब्जेक्शन वगैरह कैसे लिया जाएगा, 58 रूल में दिया गया है। इस सारी बातों को स्टे कराना, अगर देखो सेल को स्टे करवानी है तो उसके लिए आपको पैसा भरना पड़ेगा कोर्ट में, है ना। 59 ये बताएगा आपको। सेल जनरली कैसे होती है 64 से लेके 73 तक पढ़ेंगे आप। और 74 से 81 सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। रूल नंबर 82 से लेके 96 सेल ऑफ 74 से 81 मूवेबल की बात करता है। 82 से लेके 96 इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। और डिलीवरी ऑफ पोजेशन की बात करता है रूल 97 से लेके 106 तक। ये देखो छोटा सा ये है, एकदम छोटू सा ये है। और इसी में हमारा ऑर्डर 21 स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर आपने ये क्लासिफिकेशन सीख ली तो पहले पेमेंट होती है, कहाँ होती है, कोर्ट में होती है। उसके लिए क्या करोगे, एप्लीकेशन करोगे। एप्लीकेशन का क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस के बाद आप क्या कराओगे, स्टे कराओगे। स्टे के बाद क्या होगा, एक मोड आएगा जिसमें आपको अरेस्ट भी करवाया जा सकता है। अरेस्ट होने के बाद क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, क्लेम करेंगे, जिसके लिए क्या मांगेंगे, कोर्ट से स्टे मांगेंगे। स्टे के किस चीज का स्टे मांगेंगे, सेल का स्टे मांगेंगे। उसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है। नहीं तो क्या होगा, पोजेशन को आपको डिलीवर कराना पड़ेगा, जो आप 97 से 106 खत्म। यही स्टोरी जो मैंने आपको बताई, फीड कर लीजिए दिमाग के अंदर। इसी स्टोरी को पकड़ के हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स पेमेंट अंडर डिक्री। अब ये हमारा मतलब ओपनिंग गेम है। यहां से हमारी एग्जीक्यूशन क्या होगी, डिक्री क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, पेमेंट क्या होगा अंडर डिक्री। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रॉपर्टी, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारे खिलाफ जजमेंट आती है, हमारे खिलाफ डिक्री आती है, उसके बाद भी हम निठल्ले होके बैठ जाते हैं कि हम भाड़ में जाए, हम पैसा नहीं भरेंगे। तो कोर्ट बोलेगी ठीक है, हम आपकी एग्जीक्यूशन कराएंगे। सुनो सुनो गांव वालों, ये थर्ड क्लास आदमी है, ये पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, मेरे डिक्री और मेरे ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है। तो पेमेंट क्या करवाएगा, उस डिक्री के अंदर कोर्ट आपसे पेमेंट भरवाएगा, ठीक है। ये है एग्जीक्यूशन प्रोसेस, ठीक है, समझा। अभी पेमेंट अंडर डिक्री, मोड्स ऑफ पेइंग मनी अंडर डिक्री। अब देखो, अगर पेमेंट करनी है तो किस तरह करनी है, उसमें आपको कौन से मोड्स है पेमेंट करने के लिए, पैसा कैसे भरोगे डिक्री के अंदर। यानी कि आप बोलोगे मैम डिक्री आई है तो उसके ऊपर थोड़ी पैसा भरना होता है। डिक्री के जो भी पैसे होंगे वही बनेंगे, जो भी इंटरेस्ट होगा जिस भी हिसाब से होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सीपीसी में पहले तो एग्जीक्यूशन को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। ये आपको बात खुले, जो बात कर रहा है ये मनी डिक्री की बात कर रहा है। जो रूल नंबर 1 बात कर रहा है ये मनी डिक्री की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है। माल है तो ताल है, ठीक है। जो भी पेमेंट, जो भी मनी आती है डिक्री के अंदर, वो किस तरीके से आती है, पहले तो आपको ये समझना है कि डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर होता कौन है। तो आप इस दिमाग में डाल के चलिए कि जिसके खिलाफ डिक्री आती है उसे क्या कहते हैं, जजमेंट डेटर। जिसके फेवर में डिक्री आती है
डिक्री होल्डर, जिसको डीएच के नाम से कहा जाता है और जेडी के नाम से कहा जाता है। ठीक है, डीएच जेडी, डीएच जेडी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो होगा ना आगे चल के बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि मैं एक्चुअल में बोलना क्या चाह रही हूँ। डी डिक्री होल्डर, डीएच स्टैंड्स फॉर डिक्री होल्डर। ओके, क्लियर, नो प्रॉब्लम। बढ़े आगे, चलिए। जो भी पैसा होता है आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, यानी कहां करोगे, आप कोर्ट में पैसे को जमा करवाओगे। ठीक है, जिसके भी ये जो प्रोसेस होता है कि बैंक के थ्रू पैसा भरना है, पोस्टल मनी के थ्रू पैसा भरना है, देखो कोर्ट क्या करती है, आपको एक 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 ये बोलती है कि ठीक है भरने के लिए तैयार हो ना, तो बैंक का पैसा भर दो, बैंक में जाके भर दो, पोस्टल में जाके भर दो। तो उस चीजों का एग्जीक्यूशन करा के कोर्ट सामने वाले को दिलवाती है, क्योंकि ना आपके घर कोर्ट आएगी ना आप कोर्ट के घर जाओगे। तो इस तरीके से होता है। आप डिपॉजिट करोगे, कहां करोगे, कोर्ट में डिपॉजिट करोगे। क्या डिपॉजिट करोगे, पैसे को डिपॉजिट करोगे। कैसा डिपॉजिट करोगे, मनी ऑर्डर के थ्रू या बैंक के थ्रू। तो जो भी कोर्ट में डिक्री होल्डर होता है वो है पोस्टल मनी। अभी दो वेज बताया गया, एक तो बैंक, दूसरा पोस्टल मनी। ठीक है, उसके बाद अदरवाइज द कोर्ट विच में डायरेक्ट डिक्री, जैसे डायरेक्ट की करता है कोर्ट, उस हिसाब से आपको आगे, यानी समझो चेक होता है तो चेक के थ्रू भी आप पैसा भर सकते हो, है ना। बैंक को तो पैसे, सॉरी कोर्ट को तो पैसे से मतलब है, बैंक को अपना पैसे दिलवाने से मतलब है, पोस्टल को अपना पैसा दिलवाने से मतलब है। यहां पर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, जैसे भी कोर्ट डायरेक्शन देगी आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। जब कोई पेमेंट आती है क्लॉज ए में या क्लॉज सी में, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो पेमेंट जो भी आएगी उसके लिए जजमेंट रेटर को नोटिस जाता है, और डिक्री होल्डर को पता चलता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकती है कि ठीक है आरपीएडी कर देते हैं, उसको तो वैसे भी पैसे से मतलब है, कोई बात नहीं, है ना। अगर डिक्री होल्डर को पैसा मिल रहा है आरपीएडी के थ्रू, यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या मनी ऑर्डर के थ्रू या चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू, उसको अपने पैसे से मतलब है। तो जिसके लिए कोर्ट क्या करेगी, नोटिस निकालेगी। किस चीज का नोटिस निकालेगी, भैया यहाँ पे पैसे दे देना तू, इस तरीके से पैसे दे देना तू। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है। चलिए, यहां पर आपने क्लॉज ए और बी की जो मैंने यहाँ पे आपको बात बताई कि कोर्ट में जमा कर रहा है डिक्री होल्डर, तो डिक्री होल्डर, अगर डिक्री होल्डर को पता चलेगा कि भैया पैसा आया है कोर्ट में, तो वो भागते भागते कोर्ट में आएगा, क्या करेगा, भाई मेरा पैसा है मुझे तो लौटा दो। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जो भी मनी पोस्टल ऑर्डर और इसके थ्रू की जाती है, तो वो पेमेंट करने के बाद में सारे के सारे डिटेल्स लिखे जाते हैं, कोर्ट को भी दिया जाता है कि सर इसके थ्रू मुझे, उसमें क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ ओरिजिनल सूट, नंबर ऑफ द पार्टीज, नेम ऑफ द पार्टीज, आई मीन नेम ऑफ द पार्टीज, उनका एड्रेस लिखा जाता है। सब चीजों को लिखने के बाद में उस एड्रेस पे उसको पे किया जाता है। ठीक है, समझा ये बात। देखो डिक्री होल्डर को किससे मतलब है, पैसे से मतलब है, कैसे भी पैसे आने। तो अगर आप उनको पैसे दे रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसमें आप लिख के देंगे कि क्या लिख के देंगे, कौन सा सूट का नाम क्या है, कौन से पार्टीज है, कितने डिफेंडेंट्स है, यानी कि कितने प्रतिवादी है, कितने वादी है, कैसा पैसा किस तरीके से एडजस्टमेंट हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, यानी कि मुद्दल क्या है, ब्याज क्या है, और कॉस्ट क्या है, उन सारी की सारी चीजों की जानकारी देते हुए उस एग्जीक्यूशन को करवाना पड़ता है। हाँ क्या बच्चे, मैम जजमेंट डेटर देगा ना, जो हारा है वो देगा ना। हाँ वो जो हारा है ना वो पैसा देगा। ठीक है, पूरा पैसा उसको भर के देने का है, इंटरेस्ट भी देगा, प्रिंसिपल भी देगा, बैंक के थ्रू देगा, चेक के थ्रू देगा, हम लोगों को पैसे से मतलब है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो इंटरेस्ट कोर्ट लगाती है ना वो 6% पर एनम के हिसाब से लगाती है। ठीक है, मैम 6% के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। हाँ मैम, जैसे इसमें सब रूल्स वगैरह हैं कि 1 का ए बी, तो ये भी याद करने को पड़ेगा। यस 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 पक्का, ये इसीलिए मैं आपको ना ये देखो शॉर्टकट नोट्स बना के दे रही हूँ मैं आपको। ये देखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में क्या है, सब रूल 1 एबीसी, एबीसी क्या बोलता है, जो अपने को सब रूल 2 बोलता है। सब रूल बात करता है, बैंक की बात करता है, उसके लिए क्या चाहिए, पर्टिकुलर्स चाहिए। कैसा पर्टिकुलर्स चाहिए, नंबर चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए, एग्जीक्यूशन केस चाहिए और एड्रेस चाहिए।
ये है ABCDE। जैसे ई हमारा खत्म होता है, हम अमाउंट ऑफ इसके बारे में बात करते हैं कि क्लॉज ए और क्लॉज सी में इंटरेस्ट का अमाउंट हमें कैसे दिया जाएगा। जैसे ही हमको डेट ऑफ सर्विस यहां से होगा, फिर जो अमाउंट पे है उसके बारे में बताया जाएगा। अब प्रोविजो क्या बोलता है लास्ट में, ये देखो कि जो डिक्री होल्डर है वो रिफ्यूज करता है एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि वो बोलता है नहीं मुझे ना पोस्टल ऑर्डर से नहीं चाहिए, मुझे बैंक से नहीं चाहिए, अपनी होशियारी दिखा रहा है। तो कोर्ट क्या बोलेगा, अगर तू अवॉइड करता है तो जा बाहर में, हम क्या करते हैं, हम तेरे को करवा के दे रहे हैं ना, जो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस चलता है। अभी कोर्ट भी बिजनेस करती है, आपको भी पता है कोर्ट क्या करती है, अपना बिजनेस करती है। तो बिजनेस करने के वास्ते हम क्या किया जाता है, कोर्ट आपको बोलती है कि डिक्री होल्डर जी आप आइए, हम बैंक के थ्रू आपको पैसा दिलवाते हैं, इंटरेस्ट दिलवाते हैं, मनी ऑर्डर करवा देते हैं, पोस्टल ऑर्डर करवा देते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट भेज देते हैं, आप अलाउ तो करो। आप मना करोगे तो कोर्ट बोलेगी जा बाहर में, हम क्या करें, जैसा भी केस होगा उस तरीके से प्रोविजन बोला गया है कि डिक्री होल्डर को इसी तरीके से पैसा रिसीव करना होगा। समझा रूल नंबर 1? समझा? क्लियर हुआ आपको रूल नंबर 1? कि कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे यहीं पे क्लियर करो, ठीक है? चलिए, नो मैम। पेमेंट आउट ऑफ डिक्री होल्डर। अभी कोर्ट के बाहर भी क्या होता है ना, डिक्री होल्डर क्या बोलता है, छोड़ना, इधर पैसा भरने के लिए टाइम जाता है, कौन पोस्ट में जाएगा, तू वैसे भी तो दे ही रहा है ना पैसा, मुझे कोर्ट के बाहर ही पैसा दे देना, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, कोर्ट में मैं अंडरटेकिंग दे दूंगा कि हाँ भाई इसमें मुझे क्या किया था, कोर्ट के बाहर ही मुझे सेटलमेंट करके पैसा देके हमारा नाम खत्म कर दिया था। ये भी चलता है। जब उसको पता ही है कि डिक्री में उसको पैसे भरने का ही है, तो मनी क्या होता है, आउट ऑफ कोर्ट किया ना, तो वो बोलेगा ठीक है 2-4 हजार रुपए जाने दे, छोड़ पैसा तो दे के निकल। क्या होगा, वहीं पे वो पोस्ट में पैसा खर्च करेगा, जाएगा ना उसका 1000-500 तो जाएगा। ऐसे वो बोलेगा इधर ही मेरी कुछ एडजस्टमेंट होके बाहर टू बाहर निकल के पैसा भी मिल जाएगा, कोर्ट के धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे, तो क्यों ना मैं ऐसे एडजस्टमेंट करूं। तो पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट की बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिक्री तो हो गई, डिक्री होल्डर पैसा भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन एडजस्टमेंट कैसे कर रहा है, बार टू बार, बार टू बार। फिर कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी, अगर कोर्ट नहीं जाता तो डिक्री उसके फेवर में नहीं आती, इसीलिए उसने चालाकी से कोर्ट में गया। अब उसको पता चल गया कि भैया मुझे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसे मिलने वाला है, तो उसने क्या किया, चालाकी किया, जेडी को बार बोला, जेडी को ये बोला, और कोर्ट इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करती है। कोर्ट इसमें कुछ भी आपको ऐसे बीच में परेशान नहीं करेगी, आप आउट ऑफ कोर्ट करते हो ना, ठीक है चलेगा, कोर्ट को ये मतलब है कि आपको पैसा मिला ना, खत्म खत्म। तो जहां पर मनी पेबल अंडर डिक्री या कोई भी पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट है, तो क्या होगा, होल या इन पार्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन, डिक्री होल्डर को सेटिस्फाइड है ना, उसको समाधान है ना कि हाँ पेमेंट हो रही है, एडजस्टमेंट हो रही है, डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है जैसे कोर्ट करता था, तो क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो जजमेंट डेटर क्या करेगा, वो पर्सन को श्योरिटी फॉर द, अभी देखो जजमेंट डेटर को भी श्योरिटी देना पड़ता है। श्योरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, हम क्या करते थे, सीआरपीसी के अंदर अगर हमें जामिन देनी पड़ती थी, बेल देनी पड़ती थी, तो हमें श्योरिटी देना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या होगा, जेडी जो है ना वो श्योरिटी देने से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर कोर्ट के सेटलमेंट कर रहा है, वो वजह यही है, दोनों का फायदा हो रहा है इस चीज से, ना उसको वहां पे श्योरिटी देनी पड़ेगी, ना उसको किधर ना किधर पैसा भरना पड़ेगा, दोनों चालाकी करके ये गेम खेल रहे हैं। तो क्या करेंगे, कोर्ट इशू करेगा नोटिस डिक्री होल्डर को कि भैया तेरे को पैसा मिला है कि नहीं मिला है, समाधान कर इस चीज का, एडजस्टमेंट हुई कि नहीं हुई, अगर हो गई है तो टाटा बाय बाय नमस्ते, फिर कब मत आना, ठीक है। अगर नो पेमेंट और एडजस्टमेंट हो रही है, अनलेस अनलेस यहाँ पे 2A में थोड़ा सा समझो, हाँ देखो मैं आपको बता देती हूँ, 2A को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो पेमेंट इज मेड जो मैनर रूल 1 में दिया गया है, कैसा करना है, बैंक के थ्रू या जैसे भी करना है, पोस्टल के थ्रू करना है, आउट ऑफ द कोर्ट करना है, जैसे भी करना है। द पेमेंट और एडजस्टमेंट प्रोवाइडेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसको लेकर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि भैया हमारी पेमेंट हो गई। हम क्या करते हैं पता है, चालाकी किस चीज की करते हैं, बाहर जाके एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं और क्या करते हैं, दोनों में है ना एक एमओयू बना के साइन करवा लेते हैं कि हाँ पैसे लिया, हाँ पैसे दिया, उसी एमओयू को हम कोर्ट में जमा कर देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या कोर्ट ये सारी चीजों में मामलों में फंसना ही नहीं पड़ेगा। तो जो भी पेमेंट या एडजस्टमेंट होती है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, कोर्ट उसकी एग्जीक्यूशन करवा दी, ऐसे समाधान हो गया। क्यों? डिक्री होल्डर का समाधान हो गया, पैसा मिल गया, उसको पैसे से मतलब है। एडजस्टमेंट हो गई, हाँ हो गई, पैसा मिल गया, हाँ मिल गया, कोर्ट के बाहर मिला, हाँ मिल गया, खत्म, रूल नंबर 2 खत्म।
फिनिश, ओवर, डन। ठीक है, क्लियर। चलिए रूल नंबर 3 मैम की ये तरफ वाला चलते हैं। रूल जो है, मतलब ये वाला जो ऑर्डर है वो जजमेंट के बाद वाला जो उसको एग्जीक्यूट करवाने का है उसके लिए है। सारा का सारा, सारा Yes. का सारा, जिसको लेकर मैं एक और चीज आप लोगों से कहूंगी कि इस चीज को लेकर मैंने जो YouTube पे भी वीडियोस डाल के रखे हैं ना ऑर्डर 21 को लेकर, एक बार उससे भी देखना, उससे भी देखना। मैंने बहुत रैंडमली और बहुत फास्ट सिखाया है, बहुत फास्ट। एक बार रिवीजन करने के लिए उसको भी फुटिंग पे लेना आप लोग। ठीक है, रूल नंबर 3 पे आते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूशन है ना? हाँ, आफ्टर एग्जीक्यूशन की बात है ये देखो, जैसे डिक्री हो गई, जैसे एग्जीक्यूशन की बारी है, ये एग्जीक्यूशन की बारी है ना, यहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन शुरू होती है। तू नहीं आता है, रुक तेरे को दिखाता हूं मैं, पैसा नहीं देता है, रुक तेरे को दिखाता हूं मैं। जजमेंट किसके फेवर में आई? मेरे फेवर में आई। डिक्री किसके फेवर में आई? मेरे फेवर में आई। पैसा नहीं देगा, रुक तुझे दिखाता हूं क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करूंगा। यही है स्लोगन, जिसको अपन बोलते हैं ना स्लोगन, यही है नारा, यही है जो मैंने आपको लगा के सुनाया। ठीक है, रूल नंबर 3, लैंड सिचुएटेड इन मोर देन वन जुरिस्डिक्शन। अब मेरी एक लैंड है जो पूना में है, मेरी एक लैंड है जो दिल्ली में है, मेरी एक लैंड है जो यूपी में है। ठीक है, अभी एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसके लोकल लिमिट में होगी, जहां पर 2 और मोर कोर्ट्स होंगे। अभी देखो, दिल्ली वाला अपना एग्जीक्यूशन कराएगा, पूना वाला अपना एग्जीक्यूशन कराएगा। जिस जुरिस्डिक्शन में, यानी कि समझो पूना में है ना, तो पूना का कोर्ट एग्जीक्यूशन कराएगा। ठीक है, दिल्ली में है ना, दिल्ली का कोर्ट एग्जीक्यूशन कराएगा। जो जो स्टेट होएगा उसमें 2 और मोर कोर्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे देखो, आपको पता ही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ में सिविल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट के साथ में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी बैठते हैं, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन होती है, उसके अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, आपका स्टेट जो है, आपकी सिटी जहां है, जहां पर आपका घर है, अगर उसी को आपको एग्जीक्यूट कराना है तो वो जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग कराना पड़ेगा। वेरी सिंपल एग्जांपल, दिल्ली का कोर्ट है, दिल्ली की एग्जीक्यूशन कराएगा, पुणे का कोर्ट है, पुणे की एग्जीक्यूशन कराएगा। खत्म। आया समझ में? लैंड मतलब सिचुएट, मैम जहाँ पे सिचुएटेड है वहां पे ना? हाँ, जहां पे सिचुएटेड है वहां पे, पक्की बात यही है, जहां पे सिचुएटेड है वहां पे। मैं आपको आगे जब सेक्शन नंबर 70 के साथ में पढ़ाऊंगी ना, मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए। अगर थोड़ा बेसलाइन आपका क्लियर हो गया ना, 2 प्लेसेस ऑफ कोर्ट है ना, 2 प्लेसेस ऑफ लैंड है। ठीक है, तो जहां मैम जो इसके कोर्ट साथ होगी सेक्शन वहां की 70, एग्जीक्यूशन होगी। हाँ, इसके साथ सेक्शन 70। हाँ, इसके साथ सेक्शन 70 पढ़ेंगे अपन। यस, सेक्शन नंबर 70। ठीक है, आगे है, सब है मेरे पास, चिंता मत करो, ये खाली पढ़ो, थोड़ा सा बेस क्लियर करने दो, आगे देखो दूसरे ही लाइन में ले जाऊंगी मैं। ठीक है, ट्रांसफर टू कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। अब स्मॉल कॉजेज की तो लिमिटेड पावर है, जैसे कि आप जानते हो, है ना, कि जहां पर डिक्री पास की गई है जो कि वैल्यू ऑफ द प्लेन डिड नॉट एक्सीड 2000 रुपीज, 2000 रुपए, लिख लो, छाप लो, दिमाग में भर लो। ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा जाता है और मेंस के लिए ये शॉर्ट नोट भी आता है। ठीक है, डिक्री पास जो हुई है वो 2000 तक की है बच्चे। ट्रांसफर टू कोर्ट और स्मॉल कॉजेस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये शॉर्ट नोट के लिए भी पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं 2000 रुपीज की जो यहाँ पे बात की गई है ना, वैल्यू की बात की गई है, जो कि सिर्फ 2000 रुपए की है, उसको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैम ये पूछा जाता रिमांडर है। केस है ना? यस यस। और मैं आपको बता दूं फर्स्ट इंस्टेंट कोर्ट क्या होता है। यहाँ पर फर्स्ट इंस्टेंट कोर्ट वो कोर्ट होता है जिसके सामने हमारी केस की ओपनिंग होती है, शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है, स्टार्ट होती है। आई बात समझ में? फर्स्ट इंस्टेंस समझ के चलो, तो ये फर्स्ट इंस्टेंस ही कोर्ट है। स्मॉल कॉजेज छोटा मोटा, छोटा धमाका, है ना, जिसको अपन पर सुतली मैम बम ये तो बोलते हैं। ट्रांसफर हो रहा है ना, वापस आ रहा है, ऊपर हाँ से हाँ, वापस आ रहा है। नहीं बेटा, ये ट्रांसफर टू हो रहा है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। आप पढ़ो क्या बोल रहा है, सुनो तो सही पहले मेरी बात, क्या बोलता है इसको सुनो तो सही, 2 मिनट मुझे सुनाने तो दो, मीनिंग तो बताने दो। कि डिग्री पास हुई है 2000 तक की, ये कोर्ट जो कॉग्निजेंस ले रहा है एग्जीक्यूट कराने का,
तो जरूरी है कि स्मॉल कॉजेस कोड ट्रांसफर करेगा, कॉपी भेजेगा, कोड एग्जीक्यूट करेगा, क्या होगा देखो, अब इसको क्या है, लिमिटेड पावर है, तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, किसको करेगा, जिसको पावर है इस चीज के ऊपर काम करने के लिए। ये 2000 रुपए तक की डिक्री करवा सकता है, उसके आगे ना इसकी औकात है ना इसको अक्ल है। आया बात मतलब समझ? मैम 2000 से ऊपर की होगी तो ये अनदर जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उसको ये ट्रांसफर उसको करेगी, ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करेगा, कमिटल कि कर भैया देगा केस। एक्सिक्यूशन हाँ के लिए। कमिट कर देगा, चल भाई चल चल बढ़ो आगे, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जाता है बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इसको लेकर हमने स्मॉल कॉजेस कोड को लेकर कहाँ पे बहुत सारी जगहों पे पढ़ा भी हुआ है ना। तो जो भी ये प्रेसिडेंसी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, इसे सिर्फ नाम दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया, आपने कहाँ पे पढ़ा है इस चीज को, सीआरपीसी में? सेक्शन 8। हाँ चलो बड़ बोली, ठीक है। तो जो कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, रूल नंबर 6 में जब हम आएंगे तो डिक्री की एग्जीक्यूशन कैसे होगी मैं आपको और भी जानकारी दूंगी। लेकिन यहाँ पर स्मॉल कॉजेस कोर्ट कितने की डिक्री पास कर सकती है, 2000 तक की, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात? क्लियर। ये कोर्ट जब कॉग्निजेंस लेगी, एग्जीक्यूट कराना जरूरी है ना, एग्जीक्यूशन की बात हो रही है, ये सारा का सारा मामला क्या है, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो स्मॉल कॉजेस कोर्ट क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी। क्या ट्रांसफर करेगी, कॉपी को ट्रांसफर करेगी, खुद को नहीं, ठीक है, उस मामले को ट्रांसफर कर देगी। उसे कहेगी भैया इतना ही था, और रिपोर्ट को स्पेंड करेगी, और जिस कोर्ट ने उससे सुनाया है, जिसे हम फर्स्ट इंस्टेंट कोर्ट कह रहे हैं, उसे कहेगी भैया आप ही करें, ठीक है, आप ही करें। क्लियर बच्चे? रूल नंबर 4 में कोई तकलीफ, कोई भी ना, आगे बढ़े। रूल नंबर 5 ये बोलता है मोड ऑफ ट्रांसफर। अब मोड ऑफ ट्रांसफर का मतलब क्या है, ये आपको मोड बता रहा है। कौन सा मोड बता रहा है, कि आप ट्रेन से जाओ या प्लेन से जाना पसंद करोगी। तो कैसे जाओगे, जब डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे कोर्ट में भेजी गई है, अनदर कोर्ट, अनदर कोर्ट। कभी कभी क्या होता है, सेम कोर्ट भी डिक्री एग्जीक्यूट करवा लेती है, कभी कभी क्या बोलता है, नहीं रे पच 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 कौन करेगा, दूसरे कोर्ट को भेज देती है कि तुम कराओ बाबा, हमारा वास्ता नहीं है इस बात से, ठीक है। एग्जीक्यूशन कभी कभी जिसने जजमेंट दी है, जिसने डिक्री दी है, वो भी कर सकती है, और वो चाहे तो दूसरे कोर्ट यानी कि अनदर कोर्ट में ट्रांसफर भी कर सकती है। जैसे स्मॉल कॉजेस कोर्ट ने क्या बोला, ये मेरा सर का दर्द नहीं है बाबा, मेरे को नहीं आता है, मैं 2000 रुपए तक की करूंगा, उसके बाद तुम देखो। तो वैसे ही मोड ऑफ ट्रांसफर की बात की गई है। तो जो भी कोर्ट ने डिक्री पास किया है, वो डिक्री को डायरेक्टली दूसरे कोर्ट में भेज सकती है। ऐसा कोर्ट जो कि सेम स्टेट में होगा, हाँ, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र के अंदर, यूपी का यूपी के अंदर, दिल्ली का दिल्ली के अंदर। ऐसे नहीं हो सकता कि यूपी बोले ए महाराष्ट्र तू कर जाके, ऐसा नहीं चलेगा। उनके स्टेट के अंदर जो भी किया जा सकता है, ठीक है। और जो कोर्ट को अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो डिक्री एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी। जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है उसी कोर्ट को वो डिक्री भेजेगी। अभी दिमाग तो होगा ना कि भैया यही स्टेट है, इसी के पास डिक्री भेजनी पड़ेगी, यही एग्जीक्यूशन करेगा, वरना क्या हो जाएगा, आप जिसको जुरिस्डिक्शन नहीं है तो हम क्या तालियां मारते बैठेंगे उधर, भेजा क्यों, फिर वो तो सेम कोर्ट बैठी थी वो कर लेती, तेरे पास क्यों भेजा बेअक्ल। आ रही है समझ में बात? मैम हाँ बच्चे। मैम केस इंस्टीट्यूशन के टाइम पे नहीं पता चल जाएगा जुरिस्डिक्शन? नहीं बेटा, केस इंस्टीट्यूशन के टाइम पर जुरिस्डिक्शन की बात, चलो आप बोल रहे हो ना, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट को पता चल जाएगा कि जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। पर देखो क्या होता है ना, कभी कभी जजेस जो आते हैं वो न्यू आते हैं, फॉर्मल कभी समझता है। अभी आप भी कभी सीट पे बैठ जाओ, आपको इतनी टेंशन रहती है, समझो आप घर में कुछ प्रॉब्लम में हो और उधर सीट पे जाके क्या काम कर रही हो ये आप ही जानती हो, एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, तो ये गड़बड़ हो जाती है यार, इंसान है हम लोग, और आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग, मिस्टेक्स होती है, एरर होती है, उसमें कोई बात नहीं है मैम बेटा। ये जो हम ट्रांसफर करते हैं, जो हम केस ट्रांसफर करते हैं, तो जैसे कि हमारा इसमें है
सीआरपीसी में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाता है, वारंट जाता है, तो इसमें क्या जाता है फिर? आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, यहीं पे सारे मतभेद नहीं खोलूंगी मैं, आगे पढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या बोलता है? प्रोसीजर वेयर द कोर्ट डिजायर्स दैट ओन डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय अनदर कोर्ट। ऐसा प्रोसीजर जहां पर कोर्ट को लगता है ये तो बहुत सर का दर्द है, मैं तो सामने वाले कोर्ट को भेज देता हूँ, वो खुद ही कर लेगा, मैं क्यों करूं, मेरा थोड़ी काम है, मुझे इस चीज के थोड़ी पैसे मिलने वाले हैं। तो कोर्ट जो भी डिक्री एग्जीक्यूट कराएगी तो क्या करेगी? कॉपी ऑफ डिक्री भेजेगी। किसको? सामने वाले कोर्ट को, जिसको कह रही है ना, क्योंकि वो भगवान तो है नहीं। अगर फरहान ने कोई डिक्री पास कर दी है और उजमा को करनी है तो उजमा भगवान थोड़ी है, अल्लाह थोड़ी है, उसमें उसको डिक्री की कॉपी लगेगी कि फरहान ने किस तरीके की डिक्री दी है, वो देखेगी, वो चेक करेगी, उसका सर्टिफिकेट देखेगी, और ऑब्टेन फॉर एग्जीक्यूशन, अगर जुरिस्डिक्शन की पॉइंट है कि नहीं है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन करानी है, पार्ट में करानी है या उसमें कुछ अलग सी चीजें दी गई है। जो कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, अगर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया गया तो उसका सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि नहीं भाई तेरे को डिक्री सर्टिफिकेट बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही उजमा पूरी डिक्री करवाएगी कि 6,000 रुपया उसका इंस्टॉलमेंट हुआ, उसका इंटरेस्ट इतना हुआ, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था ₹1,00,000 था, उसके अमाउंट उसको 6% के अकॉर्डिंग इतना मिलता है, और इतने सालों तक केस चला है तो उसको इतना पैसा बनता है। तो ये सारी चीजों की जानकारी आपको कौन देगी? फारा देगी। फारा उस्मा क्या करेगी? उसके बाद उस जानकारी को लेकर उसी तरीके से डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएगी। खत्म। मस्त है बहुत, ये समझ गए ना? आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब रूल नंबर 7 क्या बोलता है? कोर्ट रिसीविंग द कॉपीज ऑफ डिक्री एक्सेट्रा टू फाइल द सेम विदाउट प्रूफ। The court to which decree sent shall cause such copies and certificate to be filed without any further proof of decree or order of the copies unless the court has special reasons to be recorded under the hand of the judge requires such proof। अब क्या होता है ना, कोई कोई जजेस है ना थोड़े अपने दिमाग के होते हैं, सरफिरेब होते हैं। क्या होता है, घर में अपनी बीवी से लड़ाई करके आते हैं, गुस्सा हमारे ऊपर निकालते हैं, डिक्री के ऊपर, एग्जीक्यूशन के ऊपर। अब देखो डिक्री हुई है, अब उसका सर्टिफिकेट है, उसका कॉपीज भी उजमा को दिया गया है, फिर भी उजमा बोलती है मेरे को प्रूफ चाहिए कि वो डिक्री कैसे हुई है, अगर उसका कुछ अलग बात हुआ रहेगा तो कैसे मुझे पता चलेगा। तो ये सारी चीजों को लेकर है ना उजमा को डाउट आ रहा है कि फरहान ने सच्ची में डिक्री की है कि नहीं की है, फरहान ने सच्ची में जो सर्टिफिकेट है वो दिया भी है कि नहीं दिया। अगर उसको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, तो ये अगर कुछ तो गड़बड़ है दया उसको अगर लग रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसके कोर्ट के क्लर्क को बोलेगी कि तू सम्मन लगा, फरा के कोर्ट को सम्मन लगा, देख उसमें उसने क्या क्या किया, उसकी फाइल मंगवा पूरी। उसके बाद में वो कॉपी रिसीव करेगा, कॉपी रिसीव करने के बाद उसको अगर प्रूफ लगता है कि हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिक्री करवा देगा। समझ गए? जहां पर डाउट आ रहा है, जैसे मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है दया, आपने सीआईडी देखा होगा, तो ये सीआईडी का काम है, ठीक है। उस्मा सीआईडी बन रही है इधर। मतलब मैम अगर जो कुछ भी उसको चाहिए तो उसको कैसे भी करके देना ही होगा, जो एग्जीक्यूशन करवा रहा है उसको जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए वो नीचे वाले मतलब जो भी भेज रहा है एग्जीक्यूशन के लिए उसको देना पड़ जाएगा, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन सम्मन भेज के निकाल लिया कैसे। डाउट है ना, डाउट किसी का नहीं होता है। जब शक होता है ना किसी को किसी के ऊपर, तो शक की कोई दवा नहीं बनी हुई है, अपना भी इलाज करवा लीजिए। तो ये शक की दवा है आपको, या आपको किसी के ऊपर भी विश्वास ही नहीं है, हम इतना आपको बोल रहे हैं हाँ फरहान ने डिग्री पास की है, आप एग्जीक्यूशन करवाइए, नहीं मुझे तो नहीं लगता है उसने करवाई है, मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ, ये लो सर सर्टिफिकेट, अरे नहीं नहीं डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो क्लर्क से कहेगा जो उसके लिए काम करता है, उजमा कहेगी कि जा तू उसके कोर्ट से सारे की सारी फाइल लेके आ, सब लेके आ, उसके बाद ही मैं करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। समझ रहे हो? समझ रही हो शिवानी? यस मैम। रूल नंबर 8 क्या बोलता है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर बाय कोर्ट टू विच इज सेंड। अब जो भी कॉपीज फाइल की गई है उस कोर्ट में आई, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, ट्रांसफर फॉर एग्जीक्यूशन सबऑर्डिनेट। अभी देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या है, थोड़ा टाइम कम है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या बोलता है, जैसे आपने देखा था ना कि अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या हाई कोर्ट के पास टाइम कम होता है तो वो बोलते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तू देखना, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता है, शाइनिंग दिखाता है और बोलता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तू देखना। तो ऐसे ट्रांसफर करके ये लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट से भी काम करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटेंट हो, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन हो।
यानी कि अगर काम नहीं पुसा रहा है ना तो जूनियर को चिपका दो ना, खुद क्यों करने की जरूरत है? जूनियर है ना, करेगा ना। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं करा है, फर्स्ट क्लास बैठा है ना करने के लिए, फर्स्ट क्लास नहीं करा है, सेकंड क्लास करेगा क्या? सेकंड क्लास की तो नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑर्डर बाय विच इट इज सेंट, क्लियर कट, इतना सिंपल मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ इसके लिए। एग्जीक्यूशन बाय हाई कोर्ट ऑफ अ डिक्री ट्रांसफर्ड बाय अनदर कोर्ट। अभी डिक्री किसने पास की है? किसने की है? यहाँ पर पहले लोअर ये बताओ कोर्ट, कि डिक्री लोअर किसने कोर्ट पास में की की है। डिक्री? ये एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है। हाँ, क्या एग्जीक्यूशन डिस्ट्रिक्ट ने कराई है। हाई कोर्ट अदर कराएगी को एग्जीक्यूशन। यानी कि मैं ये बोल रही हूँ कि हाई कोर्ट भी एग्जीक्यूशन करवा सकती है। ठीक है।